everyone. We are starting with a fresh chapter, return. सभी टैक्स लॉज में टैक्स पेयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को पीरियोडिकली एक स्टेटमेंट फर्निश करता है ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन, और उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। कुछ नई बात नहीं है जीएसटी में। इनकम टैक्स में भी एक इंसान अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करता है, उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। बिल्कुल उसी तरीके से जीएसटी में अपनी सेल की, टैक्स कलेक्शन की, परचेजेस की, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली एक व्यापारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को जमा करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी रिटर्न। लेकिन जब मैं आज ये चैप्टर चालू करूंगा जीएसटी रिटर्न और रिटर्न के सिस्टम को मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि इसमें बड़ा फ्लॉ है, ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा सिस्टम होना नहीं चाहिए। आपको दर्द महसूस होगा। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि ये दर्दनाक वाला टैक्स प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न ओरिजिनली 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था, तो ऐसा था ही नहीं। पता है ये तो हुआ क्या? 1 जुलाई 2017 को जिस दिन जीएसटी आया था, उस दिन जीएसटी का जो रिटर्न का सिस्टम था वो बेहद सुंदर था। लेकिन उस सुंदर रिटर्न से बड़ी परेशानी हो रही थी। परेशानी ये थी कि जो लोग टैक्स की कंप्लायंसेस कर रहे थे, जीएसटी के नियम का पालन कर रहे थे, उन्हें नुकसान हो जा रहा था, और जो जीएसटी के लॉ की कंप्लायंस नहीं कर रहे थे, उनको फायदा हो रहा था। यह कौन सा सिस्टम हो गया? ऐसा कैसा सिस्टम बन गया कि जो कंप्लाई नहीं करेगा उसको फायदा है, जो लॉ को कंप्लाई करेगा उसे नुकसान होगा? हो यही रहा था। शायद हमारी सरकार ने यह कल्पना ही नहीं की थी कि हमारे देश में लॉ को कंप्लाई करने वाले लोग कम हैं, नॉन कंप्लाई करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा सिस्टम उल्टा पड़ गया। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा लॉ बनना चाहिए देश में जो कंप्लाई करेगा उसी को नुकसान हो जाए? नहीं, ऐसा लॉ तो नहीं बनना चाहिए। तो इस लॉ को ग्रेजुअली चेंज किया गया। मतलब आप समझ लीजिए, अगर लॉ का स्तर ये था रिटर्न का, तो पता है उसको झटके से गिरा के कहां ला दिया गया? यहां ला दिया गया। और अब धीरे धीरे गवर्नमेंट रिटर्न के लॉ को चेंज कर रही है। पता है कहां तक पहुंचने के लिए? वहीं तक पहुंचने के लिए, लॉ को वहीं तक पहुंचाने के लिए जो 1 जुलाई 2017 को था। पता है वो यहां से लेके यहां से यहां तक गिरा था। पता है यहां तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, इतना और पहुंचना है, अभी वो लॉ आया नहीं है। एक बात बताइए, क्या मैं अगर आपको वो पुरानी कहानी भी सुना दूं तो आप बता दोगे भी आगे क्या आने वाला है? सुना दोगे। और आज मैं आपको उस रिटर्न की करंट पोजीशन तक नहीं, कल क्या मोदी सरकार करेगी ये भी आप बता दोगे। उस लायक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अच्छा यहां तक पहुंच चुका है लॉ, और ओरिजिनली ये था, यानी सरकार की मंशा क्या है? वहां तक पहुंचाने की। एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसीजर ऑफ रिटर्न। पता है अभी गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग ला दी है। ई इनवॉइसिंग क्या है? गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके इनवॉइस बनाओ। क्यों किया है ये सिस्टम? पता है वो इसलिए क्योंकि लोग इनवॉइसेस बनाते हैं, सामने वाले को बिल देते हैं, सामने वाले को लगता है पक्की बिल आई है भाई, जीएसटी की पक्की बिल आई है, और जो बिल बनाने वाला है ना, वो फाड़ के बिल फेंक देता है, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करता कि हमने ये सेल किया है। गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करने के लिए ई इनवॉइसिंग लाया है। पता है ई इनवॉइसिंग भी एक कड़ी है रिटर्न को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। मैं सब समझाऊंगा आपको कि गवर्नमेंट कैसे कैसे सिस्टम को चेंज कर रही है, ताकि कुल मिला के पहुंचना कहां है? हमें वापस 5 साल पीछे पहुंचना है, 6 साल पीछे पहुंचना है। 1 जुलाई 2017 पहुंचने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब जीएसटी का कानून आया 1 जुलाई 2017 को, तो अपोजिशन ने बोला इसे ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ राहुल गांधी स्पीकिंग दिस लाइन, एंड ही यूज्ड टू स्पीक दिस लाइन इवन कि दिस इज अ सिस्टम वेयर इन यू नीड टू फाइल 37 रिटर्न्स इन एन ईयर। 37 रिटर्न एक व्यापारी को जमा करना पड़ेगा, अगर वो व्यापारी सिर्फ एक स्टेट में काम करता है। आई एम फ्रॉम स्टडी एट होम, एंड यू नो स्टडी एट होम 36 स्टेट में ऑपरेट करती है। यानी अगर
हम 36 स्टेट में एक जगह से ऑपरेट करते हैं, लेकिन सपोज हमारी 36 स्टेट में ऑफिसेस होती, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टेकन टुगेदर, तो पता है हमें कितनी रिटर्न जमा करनी पड़ती? 36 इंटू 37, निकाल नहीं पा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आया साल भर में उतनी रिटर्न। मोटा मोटी मुझे तो लगता है कि 36 इंटू 300, इट्स नियरली थाउजेंड्स ऑफ रिटर्न, इट्स नियरली थाउजेंड्स ऑफ रिटर्न, एक दिन में भी 3-3 रिटर्न। यानी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करूंगा तो उसकी फीस कितनी हो जाएगी, जरा सोचो, हजारों रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी की। बट ट्रूली स्पीकिंग ये केस था ही नहीं, ये तो भ्रमित किया जा रहा था। और ये मैं कोई पॉलिटिकल बात करने नहीं आया हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश में होता क्या है कि जो अब रूलिंग पार्टी कर रही है अपोजिशन के लिए, वो हमेशा से गलत रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस अपोजिशन में है तो वो अपोज करेगी व्हाट रूलिंग पार्टी इज डूइंग, कल को अगर बीजेपी अपोजिशन में आ जाती है तो वो भी यही करेगी। पता नहीं आपको ये बात मालूम है कि नहीं, मोदी जी हैज बीन अगेंस्ट जीएसटी व्हेन कांग्रेस वाज अबाउट टू ब्रिंग जीएसटी। क्या आपको ये बात पता है? ही वॉज द बिगेस्ट अपोनेंट कि भाई जीएसटी नहीं आना चाहिए देश में, एंड व्हेन ही टर्न प्राइम मिनिस्टर ही ब्रॉट जीएसटी। तो हम आम जनता तक एक्चुअल बात क्या है ये पहुंचती नहीं है, सही को सही नहीं बताया जाता, गलत को गलत नहीं बताया जाता, ये सारी जगहों पे पॉलिटिकल मुद्दा होता है। मैं दुनिया जहान की चीजों की बड़ाई करूं या बुराई करूं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी का सिस्टम था वो सबसे बेहद सुंदर सिस्टम था, लेकिन ये अपोजिशन की वजह से, लोगों की नॉन कंप्लायंसेस की वजह से सरकार को घुटने टेकने पड़े और रिटर्न के सिस्टम को खराब करना पड़ा। इतना खराब करना पड़ा कि वापस पहुंचने के लिए 5 से 6 साल लग गए, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। राइट? लेकिन जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो आपको लगता होगा कि वाह, क्या भारत सरकार भी कितनी कॉम्पिटेंट है, सर प्रेस कर रहे हैं इतनी बात, यानी बड़ा सुंदर रिटर्न बना दी थी 1 जुलाई 2017 को। नहीं, पूरी दुनिया में 160 देशों में जीएसटी चल रहा है, ठीक है, और उन सभी जगह पे वही सिस्टम रिटर्न का चल रहा है जो हमारे देश में किया गया था, यानी कॉपी पेस्ट था। यानी इतनी देर से जो मैं बात बता रहा था वो कोई तारीफ वाली बात नहीं है, अरे पूरी दुनिया में वही सिस्टम चल रहा है, तो हमारे देश में भी वो लाया गया, लेकिन अब हम वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग विद द करंट सिस्टम ऑफ जीएसटी रिटर्न, पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का रिटर्न कैसा था। क्या आप ये सीने बिना आज पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1 जुलाई 2017 में और वो सिस्टम को सुनते हैं कि जीएसटी का रिटर्न कैसा था, फिर मैं बताऊंगा आज कैसा है, धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, एंड यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर सिस्टम। राइट, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, मैं यहां पे हेडिंग भी दे रहा हूं, जीएसटी रिटर्न ऑन 1 अक्टूबर 2017 जिस जीएसटी आया था। सबसे पहला रिटर्न था जीएसटीआर 1, ठीक है, सेल्स रिटर्न। हर व्यापारी सेल के रिटर्न को सबमिट करेगा जीएसटीआर 1 में, जिसमें वो ये बताएगा कि उसने कितनी सेल की है, ठीक है। B2B भी बताएगा और B2C भी बताएगा। B2C बताएगा कॉन्सोलिडेटेड स्टेट वाइज, और B2B बताएगा इनवॉइस वाइज। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी B2B बिल काटा है वो एक एक इनवॉइस बताएगा कि इनवॉइस नंबर इतना, इतने अमाउंट का, इस पे इतना जीएसटी है, इस तरीके से बताएगा। लेकिन अगर B2C इनवॉइस है तो एक एक स्टेट की टोटल फिगर बताएगा कि भाई B2C यूपी में इतना बेचे, बिहार में इतना बेचे, मध्य प्रदेश में इतना, राजस्थान में इतना, गुजरात में इतना, कर्नाटका में इतना, इस तरीके से बताएगा। अच्छा, B2B इनवॉइस वाइज बता रहा है, क्यों? ताकि सामने वाले को क्रेडिट भी मिल सके। राइट, गवर्नमेंट को यह पता रहे कि इसकी इतनी एलिजिबल क्रेडिट है। B2C में स्टेट वाइज क्यों? B2C में स्टेट वाइज क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है? जहां पे माल कंज्यूम होता है।
तो अगर कोई भी व्यापारी है वो बताएगा नहीं जब तक कि किस स्टेट में माल बेचा है, तो कैसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल पाएगी। तो इसलिए B2C की सेल कंजप्शन वाइज आपको बतानी होती है, कहां पे कितना कंज्यूम हुआ, कहां पे आपने माल बेचा। जब हर व्यापारी अपनी जीएसटी की रिटर्न जमा करेगा, पहले इसकी डेट भी पहले उस समय की बात कर रहा हूं, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ थी, अगले महीने की 10 तारीख। तो जब सारे लोग अगले महीने की 10 तारीख को अपनी GSTR-1 सेल्स की रिटर्न जमा कर देंगे, तो 11 तारीख को GSTR-2A अपने से तैयार हो जाएगा। अब ये क्या है 2A अपने से तैयार होगा? ये ऑटो ड्राफ्टेड परचेज है। ऑटो ड्राफ्टेड परचेज मतलब अपने से तैयार हुआ परचेज। एक बात बताइए, अगर मैंने सेल की रिटर्न जमा कर दी, सारे व्यापारियों ने अपनी अपनी सेल बता दी, और किसने कितनी परचेज की है ये पता चल जाएगा कि नहीं सरकार को? हाँ, जब पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग अपनी सेल बता देंगे और इनवॉइस वाइज बताएंगे B2B वाली, तो किसकी कितनी परचेज ये पता चल जाएगी। हाँ, पता चल जाएगी। तो 11 तारीख को ऑटो ड्राफ्टेड एक स्टेटमेंट तैयार हो जाता था 2A में, जिसमें सबकी परचेज दिखाई देती थी। अब मेरे जितने सप्लायर है सबने अपनी अपनी सेल रिटर्न जमा कर दी, तो मेरी परचेज तो पता चली जाएगी। उन्होंने मेरा GST नंबर डाल रखा है अपनी सेल में जब रिटर्न जमा किया, तो गवर्नमेंट ने मेरा जहां जहां GST नंबर पाया सेल में, सबको कंसोलिडेट करके हमको बता दिया, देखो तुम्हारी ये परचेज है 2A में। और मुझे क्या करना होता था मैं बताऊं, जितनी परचेज दिखाई देती थी, ये पहली परचेज दिख रही है, दूसरी परचेज, तीसरी परचेज, चौथी परचेज, हर परचेज के सामने 4 डब्बे होते थे, 4 बॉक्स। बेसिकली दीज आर 4 डिफरेंट बटन्स। पहला बटन है एक्सेप्ट, दूसरा बटन है रिजेक्ट, तीसरा बटन है मॉडिफाई, चौथा बटन है होल्ड। ये 4 बटन होते थे। आप एक्सेप्ट बटन तब दबाओगे जब आपको यह कहना है कि हां भाई ये परचेज मेरी है। एक बात बताइए, क्या ऐसी गलती नहीं हो सकती कि सामने वाले सप्लायर ने सेल की किसी और को गलती से मेरा GST नंबर चढ़ा दिया? तो गलती तो हो ही सकती है इंसान से, तो वो तो मेरे में परचेज दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन क्या वो मेरा परचेज है? नहीं। अगर वो मेरा परचेज नहीं है तो मुझे रिजेक्ट दबा देना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है यस दिस इज माई परचेज एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, सारा कुछ सही है, ठीक है, पूरी रिकॉर्डिंग सही हो रही है, तो ऑब्वियसली परचेज ही करना है, एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि वो मेरी परचेज है। ठीक है, हाँ, गलती वगैरह के केसेस में यू नीड टू इवन रिजेक्ट। मॉडिफाई क्या होता है? क्या ये गलती हो सकती है कि GST 18% था लेकिन रिटर्न में 12% चढ़ गया, 10 लाख रुपए का अमाउंट था लेकिन सेल रिटर्न में उसने 10 लाख की जगह 1 0 कम टाइप हुआ है, 1 लाख हो गया? अरे गलती हो सकती है। तो हम मॉडिफाई बटन दबाएंगे, और मॉडिफाई बटन जब हम दबाएंगे तो हमसे पूछेगा क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। हम मॉडिफिकेशन लिखेंगे, सबमिट कर देंगे, तो पता है ये वापस से किसके पास चला जाएगा? मेरे सप्लायर के पास। सप्लायर को दिखाई देगा उसके पोर्टल पे कि अच्छा ये वाली बिल गलत चढ़ गई है, तो वो देखेगा सही है कि नहीं है, वो करेक्ट करेगा, करेक्ट करके फिर से सबमिट बटन को उधर दबाएगा तो फिर से मेरे 2A में आ जाएगा, और ऑब्वियसली इस बार अगर सही होगा तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इवन मॉडिफाई। तीसरा बटन भी आपने समझ लिया। तो एक्सेप्ट सही है तो तुरंत एक्सेप्ट दबा दीजिए, गलत है तो रिजेक्ट दबा दीजिए, खत्म काम। मॉडिफाई कुछ गलती है तो मॉडिफाई बटन दबा दीजिए, सजेशन दे दीजिए व्हाट इज द मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, the supplier will make the necessary modification and again it will come back to your GSTR-2A and you can accept that. Now what is this hold button? ये hold button क्या है भाई? अगर आपको अच्छे से याद हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की 2 कंडीशन आपने पढ़ी थी, और वो कंडीशन क्या थी कि आपके पास बिल भी आ जाना चाहिए और माल भी आ जाना चाहिए। याद है कि नहीं? कि पास में बिल भी होना चाहिए, माल भी होना चाहिए, ओनली देन यू कैन टेक द क्रेडिट, अदरवाइज यू कैन नॉट। एक बात बताइए, इज इट पॉसिबल दैट यू हैव रिसीव्ड द इनवॉइस बट यू हैव येट नॉट रिसीव्ड द गुड्स? गुड्स अभी ट्रांसपोर्ट में अभी आ रहा है आपके पास, बिल्कुल पॉसिबल है कि बिल आ गया है, माल अभी नहीं आया है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? कैन आई टेक द क्रेडिट? नो, आई कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट। सो यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस परचेज एज ऑन डेट, यू आर गोइंग टू पुट द बटन होल्ड। होल्ड बटन को दबा दीजिए, अभी ये यहां से हट जाएगा, अगेन नेक्स्ट महीने में रिटर्न में आपको फिर से दिखाई देगा ये 2A में,
वहां एक्सेप्ट कर लीजिएगा जब अगली बार आपको क्रेडिट लेना होगा। तो ये क्रेडिट लेने के हिसाब से ये बटन बनाया गया। एक्सेप्ट का मतलब है आई एम रेडी टू टेक द क्रेडिट, रिजेक्ट का मतलब है आई डिक्लाइन दिस क्रेडिट, आई डोंट नीड दिस क्रेडिट एज बिकॉज दिस इज नॉट माय परचेज। मॉडिफाई का मतलब है कि बिल में कुछ मिस्टेक्स है, दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। होल्ड का मतलब ये है कि आई हैव टू टेक दैट क्रेडिट बट नॉट एज ऑफ नाउ, आई टेक इट इन फ्यूचर एंड देयरफॉर आई एम पुशिंग दिस बटन होल्ड। आई होप आई एम क्लियर विथ यू। तो ये सभी के सामने इस तरीके से ये 4 बटन होगी, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट 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 सब में दबाते जाएंगे जहां जहां एक्सेप्ट होगा। तो जितना भी आपने एक्सेप्ट बटन दबाया है वो सारी इंफॉर्मेशन उठ के चली आएगी GSTR 2 में, जो कि था परचेज रिटर्न। था बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 की बात करना है। तो ये चला आएगा GSTR 2A में, 2 में मतलब 2A से 2 बन जाएगा अपने आप ही, जहां जहां आप एक्सेप्ट बटन दबाए होगे। और फिर यहां पे आप इस रिटर्न को फाइल बटन दबा दीजिए, ये फाइल हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, मतलब करना तो सिर्फ ये था, इंफॉर्मेशन सेल की देनी थी। 2A भी ऑटो ड्राफ्टेड था, उसमें बटन मात्र दबाना था। बटन दबा के एक्सेप्ट वाला आप 2 क्रिएट कर लेते हो। 2 में भी फाइल बटन दबाना है, काम खत्म हो गया। जैसे ही आप फाइल बटन दबाते थे एक नई रिटर्न क्रिएट हो जाती थी GSTR 3, ठीक है। इसको हम कहते थे टैक्स लाइबिलिटी रिटर्न। इसमें क्या होता था कि आउटपुट टैक्स वो उठा लेता था आपके GSTR 1 से, यहां से उठा लेता था आउटपुट टैक्स, ठीक है। इसमें से वो माइनस करता था इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। ITC कहां से उठा लेता था? वो GSTR 2 से उठा लेता था। तो ये देखिए मैं कर दिया, ये यहां से उठा लेता था और इसके बाद बताता था कि दिस इज पेबल अमाउंट, ठीक है। पेबल के पास ही रहता था एक बटन क्रिएट चालान। आप क्रिएट चालान करते थे, ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट करते थे, खट खट एडजस्ट हो जाता था, खेल खत्म, रिटर्न सबमिट हो गई। फिर अगले महीने सेम कहानी, 1 से बनेगा 2A, 2A से बनेगा 2 से बनेगा 3। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अदर देन GSTR 1। दिस वाज द ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ रिटर्न एज ऑन 1 जुलाई 2017। बट अब आता है टर्निंग पॉइंट कि हुआ क्या, इसमें परेशानी क्या थी सर? अच्छा तो है, आपने जैसे बताया बड़ा मजा आया, अच्छा लगा, सिस्टम सुंदर है। तो आइए मैं सुनाता हूं अपनी आप बीती, अपना दर्द। 1 जुलाई 2017 को GST आया था, जुलाई महीना बीत गया। 10 अगस्त तक क्या फाइल करना है जल्दी बताओ मुझे? GSTR 1। मैंने 10 अगस्त के पहले पहले ही 7 या 8 अगस्त को मैंने 7 और 8 अगस्त को मैंने अपना GSTR 1 फाइल कर दिया, ठीक है। देखिए बाकी लोग को टाइम कहां तक है? सरकार ने 10 तारीख तक का टाइम दिया है और 11 तारीख को क्या बनने वाला है? 11th को क्रिएट होने वाला था, 11th अगस्त को GSTR 2A, जिसमें मेरी परचेजेस मुझे दिखाई देती, ठीक है। 11 तारीख को बड़ा मजा आ रहा था मुझे, GST आया है, GST आया है, नया कानून आया है देश में, ठीक है। नारे भी चल रहे थे पूरे देश में, 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। 11 तारीख को मैं GST के पोर्टल पे जाता हूं अपना GSTR 2A देखने और मुझे एक भी परचेज नहीं दिखाई देती है। मैं तो सोचा था खेलूंगा बटन वाला गेम, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई, डांस करते करते, लेकिन एक भी परचेज मुझे दिखाई ही नहीं दी वहां पे। क्यों नहीं दिखी भाई? मैंने तो परचेज किया था, दिखी क्यों नहीं? वो दिखी इसलिए नहीं क्योंकि मेरे किसी भी सप्लायर ने अपनी सेल रिटर्न GSTR 1 फाइल ही नहीं की थी। मैंने तो कर दी थी ना, तो जिन्होंने मुझसे बाई किया था उनके 2A में दिख रहा था, जिन्होंने मुझसे माल खरीदा था उनके 2A में दिख रहा था, वो बड़ा चकाचक मजे ले रहे होंगे। लेकिन मेरे 2A में मुझे कुछ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मेरे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल ही नहीं की। 11 तारीख को मैंने देखा, कुछ नहीं मिला। 12 को देखा, 12 को भी कुछ नहीं दिखा। 13, 14, 15 कुछ नहीं दिखा। 16 तारीख को पता है क्या बन जाता था? 16 तारीख को बन जाता था GSTR 3। अच्छा, इसके पहले पहले आपको क्या सबमिट करना है? इसके पहले पहले आपको 15 तारीख तक GSTR 2 सबमिट कर देना है। GSTR 2 को 15th लास्ट डेट होती है,
ठीक है, मेरे जीएसटीआर 2A में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मेरा जीएसटीआर 2 जो है कहीं एक्सेप्ट बटन दबाई नहीं तो ये नील दिखाई दे रहा था, नो परचेसेस। 15 तारीख को आखिरी डेट थी, मैंने ये सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने 15 तारीख को ये सबमिट किया, 16 तारीख को जीएसटीआर 3 क्रिएट हो गया, जिसमें आउटपुट टैक्स कितना ले लिया मेरे 1 से, आउटपुट टैक्स मेरा ले लिया 1 से, विच वॉज नियरली 6 लाख रुपीस। और इसमें से उसको घटाना था आईटीसी, यहां पे देखता है परचेज नील है, आईटीसी नील है, वो 2 से उठाता है आईटीसी, ये 1 से उठाया। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, ये उठाया गया फिगर जीएसटीआर 1 से, ये फिगर उठाया गया जीएसटीआर 2 से, और मेरी 6 लाख रुपए की लायबिलिटी आ गई जीएसटीआर 3, और ये बोल रहा है जमा करो। 20 तारीख इसकी भी आखिरी डेट है। बताइए मुझे रोना आ गया होगा कि नहीं? अरे भाई 6 लाख रुपए में से लगभग 5,60,000 70,000 रुपए का तो मेरा आईटीसी था। 5,60,000 पकड़ लो, 6 लाख में से 5,60,000 आईटीसी घटा दोगे तो कितना बचा? 40,000। मुझे सरकार को देने कितने थे? 40,000, और मुझे दिखा रहा है कि 6 लाख रुपए देना है। मेरा तो दिमाग एकदम गर्म। क्यों गर्म हुआ मेरा दिमाग? क्योंकि मैंने लॉ को कंप्लाई किया। अब जरा सोच के देखो, अगर मैं भी अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भरता तो क्या होता? मैं अगर अपनी जीएसटीआर 1 नहीं भरता ना, तो यहां आउटपुट टैक्स लेता नील। तो जो लोग नहीं भरे थे वो बड़े मजे ले रहे थे, आउटपुट टैक्स उनका नील, आईटीसी नील, देना कुछ नहीं है। हम भर रहे हैं जीएसटीआर 1, इसलिए बेवकूफ बन गए, इसलिए सरकार कह रही 6 लाख दो, और जो लोग नहीं भरे थे उनसे चवन्नी नहीं मांग रही है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है तो ऐसा ही है, क्योंकि उनका तो नील दिखाई दे रहा है, भरा नहीं है तो नील दिखाई दे रहा है। अब ये दिख तो रहा है 15-16 तारीख को मैंने जमा कर दिया होगा क्या? नहीं भाई, कैसे कर देंगे? इतने तो पैसे भी नहीं रखे हैं बैंक अकाउंट में। 17 या 18 तारीख की बात है, 17 या 18 तारीख की बात है, नोटिफिकेशन आता है जीएसटीआर 2 एंड 3 सस्पेंडेड। लीजिए, सस्पेंड हो गया। ये जीएसटीआर 3 मुझसे 6 लाख रुपया मांग रहा था, इसी को सरकार ने बंदी कर दिया, कहा बंद हो गया। ये 16 तारीख को ये मांग रहा था, 17 या 18 तारीख को नोटिफिकेशन आता है, ये सस्पेंड हो गया। 2 भी सस्पेंड हो गया, ये भी गया। और ये सस्पेंड कब से हुआ? सरकार कहती है 17-18 अगस्त को ये आया था ना, कहती है कि आज से सस्पेंड नहीं हुआ है। ये बदतमीज लोग सस्पेंड 1 जुलाई से है। 1 जुलाई 2017 जिस दिन जीएसटी आया था उस दिन से ये सब सस्पेंडेड है। ये सब बेकार के लोग हैं। हाँ भाई, बेकार के लोग थे ही। हम अच्छे आदमी, हमको रुला रहा है, अब अच्छे आदमियों को रुलाएगा, ये कैसा आदमी है? इसको सस्पेंड करो। सरकार ने सस्पेंड किया 1 जुलाई 2017 से। अब क्या करें फिर? अब क्या किया जाए? अब मैंने तो जीएसटीआर 1 भर दिया है कि इतनी सेल है। अब सरकार ने कहा कि अब इसकी लाइबिलिटी क्या है, इसकी परचेज क्या है? परचेज तो मेरी नील दिखाई दे रही है क्योंकि सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा। तो सरकार ने एक नई रिटर्न लेके आई, उसी दिन पैदा भी हुआ एक नया रिटर्न जीएसटीआर 3B। ये इंट्रोड्यूस हो गया। वो 2 सस्पेंड हुए और ये इंट्रोड्यूस हो गया। इसमें सरकार ने कहा कि आप खुद से बताइए अपनी परचेज क्या है। अपनी परचेज और आईटीसी सेल्फ अपने से बताइए, और इसी रिटर्न में जब आप अपनी आईटीसी बताओगे तो ये सेल जो जीएसटीआर 1 में आपने दिया है वहां से सेल लिया जाएगा, यानी आउटपुट टैक्स, और उसमें से आईटीसी जो अभी अभी आपसे खुद पूछा गया कि बताओ कि कितनी है, वो आईटीसी घटाई जाएगी। ये होगा नेट पेबल, और आपको इसे पे करना पड़ेगा। ये नेट पेबल, अब आप पे कर दीजिए, काम खत्म हो गया। मतलब खुद से अपनी आईटीसी क्लेम कर लीजिए। अब एक बात बताइए, जैसे ही मैं कह रहा हूं कि खुद से अपनी आईटीसी बतानी है, तो लोगों ने खूब फ्रॉड किया होगा कि नहीं इसमें? भैया मेरा 5,60,000 आईटीसी है कि कितना है, सरकार करिए खुद से भरो, तो हम क्या 5,60,000 की जगह 5,90,000 भी भरना चाहेंगे कि नहीं? लोगों ने किया ही कि जब सरकार कह रही है खुद से बता दो,
तो लोगों ने बढ़ा चढ़ा के भी आईटीसी क्लेम की होगी, गलत किया होगा कि नहीं, किया ही होगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास रास्ता था क्या? नहीं, रास्ता भी तो नहीं था। एक बात बताइए, मेरा परचेज नील दिखाई दे रहा है तो मैं 6 लाख रुपया तो दे नहीं दूंगा, तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार ने कहा खुद ही से बता दो। तो बहुत आश्चर्य खाने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने कहा खुद से बता दो। अरे पूरे देश में सारा ही कानून सेल्फ असेसमेंट चलता है। अरे इनकम टैक्स में हम इनकम कितनी कमाते हैं हम बताते हैं कि कोई और आता है बताने? हम ही तो बताते हैं कि मेरी इनकम कितनी है। तो देश के तो सारे ही कानून में सेल्फ असेसमेंट है, तो इसमें हो गया तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना भी समझ होनी चाहिए लोगों को कि गवर्नमेंट भले अभी कुछ ना कर रही हो, क्या फ्यूचर में करेगी? अरे करेगी ही करेगी, कंट्रोल तो करेगी ही। तो ये फर्स्ट फेज था, लोग रिटर्न नहीं जमा कर रहे थे, गवर्नमेंट ने ये सिस्टम ला दिया। चलो ठीक है, जो 1 भरो, 3B भरो, काम खत्म। 3B में खुद से अपनी परचेज बता दो, क्रेडिट ले लो, काम खत्म। पता है ग्रेजुअली स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आई पहले महीने, क्या 5-6 महीने में लोग फिर रिटर्न भरना शुरू कर दिए होंगे? हाँ, कर दिए। लोगों ने रिटर्न भरना धीरे धीरे शुरू कर दिया, साल भर लगा, सिस्टम में आ गया, फिर लोग रिटर्न भरना शुरू कर दिए। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो GSTR 2A था उसको डेड नहीं की थी गवर्नमेंट, उसको इनएक्टिव सा कर दी थी। वो वापस से गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया उसको, GSTR 2A, और लोगों से अपील की कि GSTR 2A भी अपना देख लिया करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2A के हिसाब से कुछ होगा, वो परचेज मानी जाएगी, हम ये नहीं कह रहे हैं, अपना देख लिया करो 3B में क्लेम करने से पहले। तब लोगों की आंखें खुल गई, ओ माय गॉड, सरकार नोटिस कर रही है, 2A में देख रही है कि आपका आईटीसी और परचेज कितना है, यानी अनाप शनाप कुछ क्लेम करोगे तो गवर्नमेंट पकड़ भी सकती है। तो लोगों ने धीरे धीरे कंट्रोल की चीजों को कि भाई अब तो कंट्रोल भी हो रहा है, गवर्नमेंट देख रही है। फिर गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम किया, इसको और एक्टिव बनाने के लिए, लोगों को और डराने के लिए GSTR 3B वैसे ही चलने दिया, तुम अपने से भरो। लेकिन जैसे ही हम GSTR 2A की फिगर से हम ज्यादा भरेंगे, जैसे GSTR 2A में दिखाई दे रहा है कि मेरा आईटीसी है 5,60,000 और हम 5,61,000 रुपया भरेंगे 3B में, तो भर तो जाएगा, लेकिन वो लाल रंग का हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी फिगर भरेंगे वेबसाइट पे तो वो ब्लैक रंग का दिखाई देता है, ठीक है। हम टाइप करेंगे ना वेबसाइट पे तो वो ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन अगर हम ज्यादा 2A वाली फिगर से ज्यादा 3B में भरने लग जाते हैं तो भरने तो देता है लेकिन वो लाल कर देता है। एक बात बताइए, कोई भी फिगर लाल रंग की ऐसे GST के पोर्टल पे दिखाई देगी, मेरी ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा कि नहीं? तो वो गवर्नमेंट ने इसीलिए किया ही था कि लोगों का यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है। लोग देखेंगे रेड हो जा रहा है, यानी वो डर जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि सरकार को पता है रेड का मतलब है आप गलत कर रहे हो, और सरकार देखो तुरंत पता लगा ले रही है। तो वो फिगर हो जा रही थी रेड। तो अगेन यहां पे गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन लोग डर रहे थे क्या? हिंदुस्तान में लोग डरते नहीं है, बात तो यही है। सरकार ने तो पूरी कोशिश की ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, लोगों ने एक सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें तो लाल, लोग वैसे ही सबमिट कर रहे थे, राइट। अब क्या करे गवर्नमेंट? फिर गवर्नमेंट ने नियम लाया कि ये जो GSTR 2 में क्रेडिट दिख रही है ना, इसका 120% से ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। जाओ, अब 120% ज्यादा नहीं देंगे। यानी अगर GSTR 2A में आईटीसी दिख रही है 1 लाख रुपए की, आईटीसी दिख रही है GSTR 2A में 1 लाख रुपए की, एक्चुअल में पता है आपकी आईटीसी कितनी है? 1,60,000 रुपया। लेकिन आपको 1,20,000 से ज्यादा हम क्लेम करने नहीं देंगे, 1,20,000, इससे ज्यादा हम नहीं करने देंगे। अगर आप इससे ज्यादा क्लेम करोगे तो हम आपसे पेनाल्टी, इंटरेस्ट ये सब ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल किया, आप और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। अच्छा, क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है कि मेरा 1,60,000 है? हाँ भाई, कुछ सप्लायर मेरे ऐसे है ना, रिटर्न जमा ही नहीं किए, हम क्या करें, मेरा ज्यादा 1,60,000 है, 1 ही लाख दिख रहा है। लेकिन हम अगर 1,60,000 करना चाहेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि 3B में फिल तो हमें खुद से ही करना है, सेल्फ फिलिंग होती है उसमें। सच पूछो तो मेरे केस में ऐसा ही हो रहा था, हमने भी ज्यादा फिल किया उसको 1,60,000 रुपया, ठीक है। सरकार क्या लेगी? ब्याज लेगी, ले लेगी, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे, वो डिफरेंशियल हम कहां से पे करेंगे,
मेरा एक्चुअल है, मैं कोई बेईमानी तो कर नहीं रहा हूं। क्या मैंने कोई बेईमानी कर रहा हूं? नहीं, मेरा एक्चुअल 1,60,000, मेरे पास परचेज है, बिल है, सब कुछ है, मेरे क्रेडिट ज्यादा है। सप्लायर ने, सामने वाले ने चढ़ाया नहीं है GSTR1 में, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो यानी कुछ लोग ऐसा भी कर रहे थे। लेकिन हाँ, 90% मार्केट यहां पे कंट्रोल में आ गया था गवर्नमेंट के कि 120% से ज्यादा नहीं देंगे, तो लोगों ने फिर 120% ही लेना शुरू किया। फिर धीरे से गवर्नमेंट ने इस 120 को काट के 110 कर दिया कि 110% ज्यादा नहीं देंगे। फिर गवर्नमेंट ने काट के इसको आज की तारीख में 100% कर दिया है। जितना आपको 2A में दिख रहा है उससे ज्यादा क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। लेकिन आज भी भरने खुद से दे रही है गवर्नमेंट। तो कुछ लोग ले रहे हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई उनका क्लेम जेन्युइन है, वो जस्टिफाई कर लेंगे डिपार्टमेंट में, तो वो आज भी भर रहे हैं, वो ज्यादा फिगर भी भर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ सरकार ब्याज लेगी उनसे, हाँ ब्याज तो लेगी, उनका क्रेडिट बाद में आएगा ना। तो जितना जल्दी उन्होंने क्लेम कर लिया उतने दिन का डिफरेंस लेगी। जैसे मान लीजिए हमने 15 तारीख को ITC क्लेम कर ली, ठीक है, सप्लायर ने बाद में GSTR1 में चढ़ाया 28 तारीख को, तो 28 तारीख को मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए, दिख तो अब रहा है, तो 13 दिन का ब्याज लग जाएगा मेरे ऊपर। ठीक है, अगर हमने पहले क्लेम कर लिया है तो। दिस इज व्हाट हैपनिंग एग्जैक्टली टुडे। ठीक है, सिस्टम समझ में आया कि नहीं? कि अब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि भाई आप 100% ही क्रेडिट क्लेम कीजिए GSTR2A का, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा हम आपको क्रेडिट क्लेम करने नहीं देंगे। तो ओरिजिनली देयर वर 3 रिटर्न्स, 1 2A से बनता था 2 and 3, बट नाउ इट्स ओनली GSTR1 एंड सीधे उससे उसके बाद आपको क्रिएट करना है 3B। हालांकि बीच में 2A का फैक्टर है, दैट यू अंडरस्टैंड कि 2A क्यों है, सो एज टू डराने के लिए। वो बटन वटन वाला सिस्टम नहीं है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट कीजिए, डराने के लिए। देखो ये दिख रहा है, तुम क्यों ज्यादा क्लेम कर रहे हो, ठीक है, इट्स लाइक दैट। चलिए अब रीडिंग करते हैं रिटर्न की और आज का नया सिस्टम समझते हैं। तो ये पुराना सिस्टम था, आज का नया सिस्टम समझते हैं। तो नया सिस्टम क्या है? यही 3B वाला। ठीक है, तो मैंने ट्रांसफॉर्म करके लाया आपको यहां तक, अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। The term return ordinarily means a statement of information fact furnished by the taxpayer to tax administrator at regular intervals. The information to be furnished in the return generally comprises of the details pertaining to nature of activities, business operation, forming the subject matter of taxation, the measure of taxation. You will have to mention sale price, turnover, deductions, exemptions, and determination and discharge of tax liability. Tax liability कितनी पे करनी है? In any law, filing of return constitutes the most important compliance procedure, which enables government or tax administrator to estimate the tax collection. For all the returns under GST law are to be filed electronically. GST में जितने भी रिटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होने, that you must be knowing. इनकम टैक्स में भी धीरे धीरे करके अब सारे के सारे रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल हो रहे हैं। और ऐसे समझ लीजिए पुराने जितने कानून हैं उसमें रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है धीरे धीरे करके, और जो नए कानून आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न का सिस्टम ही पहले दिन से लाया जा रहा है। Taxpayer can file the statement and returns by various mode. Firstly, they can file their statement and returns directly on the GST Common Portal online. चाहो तो आप GST के पोर्टल पे जाओ और ऑनलाइन सारा भर लो। दूसरा तरीका ये है कि however this may be a tedious and time consuming for taxpayer with large number of invoices, जिनके पास ढेर सारी इनवॉइसेस उनके लिए दिक्कत हो सकता है। तो जितने भी हम लोग अकाउंटिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उसमें एक टूल होता है जिससे वो क्या करता है, रिटर्न जनरेट कर देता है, उसकी एक फाइल बना देता है और हम वेबसाइट पे जीएसटी के पोर्टल पे जाके वो फाइल सीधे अपलोड कर सकते हैं। पता नहीं आपको टैली सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम है कि नहीं। टैली हमारे देश का सबसे फेमस पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे समझ लीजिए, मैं तो कहता हूं कि लगभग हमारे देश का 60% एमएसएमई, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस 60% टैली पे ही अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो टैली में भी वो फीचर है, ऐसे सब में है, सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है। आप जीएसटी की रिटर्न को डाउनलोड कर लीजिए वहां से और उसी फाइल को अपलोड कर दीजिए जीएसटी के पोर्टल पे, ठीक है। तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो वही बात यहां पे लिखी है कि फॉर सच टैक्सपेयर ऑफलाइन यूटिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय जीएसटीएन that can be used for preparing the statement offline after downloading the auto populated details and uploading them on the common portal। अच्छा,
जीएसटीएन ने भी वो ऑफलाइन टूल दिया है। जैसे कि अगर आप फाइल जैसे मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास तो कुछ है नहीं कि अपलोड कर दोगे ले जाके, तो भी एक टूल दिया हुआ है, आप उसमें जाके भर लीजिए ऑफलाइन पूरा और फिर ले जाके अपलोड कर दीजिए। तो जीएसटी ने खुद भी ऑफलाइन टूल बना रखा है कि आप उसमें भर के ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग वगैरह के, तो वो लोग तो खुद ही ये चीज देते ही हैं कि आप डाउनलोड कीजिए और ले जाके वेबसाइट पे सीधे अपलोड कर दीजिए। उनके जीएसटी के टूल से पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी का ऑफलाइन टूल छोड़ दीजिए, वो सॉफ्टवेयर ही जो आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो खुद ही क्रिएट कर देगा रिटर्न, उसको डाउनलोड कीजिए और ले जाके उधर अपलोड कर दीजिए। वो वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल नहीं होती है, वो पूरा डाटा होता है जो एक सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता है और वही अपलोड हो जाता है। GSTN has been developed an ecosystem of GST सुविधा provider that will integrate with the common portal। अब देखिए ये क्या है, जीएसटी का जो पोर्टल है वो ये सारी चीज अलाउ कर रहा है, ठीक है, कि एक्सटर्नल सोर्सेस के डाटा आएंगे और अलाउ कर रहा है कि वो अपलोड हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे रिटर्न में पूरा, तभी तो ये सब हो पा रहा है ना, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में, तो गवर्नमेंट ने खुद ही इसको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर को इंकरेज किया हुआ। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो लोग जीएसटी के रिटर्न को फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उन्हीं को जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बोल रहे हैं। तो प्राइवेट जितने भी प्लेयर्स है गवर्नमेंट ने उनको भी प्रमोट किया यहाँ पे कि अगर आप कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं तो हम आपकी हेल्प करते हैं, इस फॉर्मेट में आप फाइल बनाइएगा, हम लोग अपलोड करा लेंगे अपने पोर्टल पे। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। The GST law and procedures are still in nascent stages. Also, to ease the compliances for the taxpayer, the return filing process continuously evolving. A simplified monthly return in form GSTR 3B was introduced in July 2017. मैंने आपको बताया 3B क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1, 2 और 3 को हटा के किया गया था, to help businesses to file the return easily in the initial month of GST rollout. This was to provide followed with the filing of returns of GSTR 1, 2 and 3. Further 1, 2 and 3, 1, 2 और 3 को फिर बंद किया गया, 3 भी लाया गया, तो 2 और 3 को बंद कर दिया गया था। अच्छा, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम QRMP स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ईज द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर। एक ये भी स्कीम है QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। आप चाहो तो रिटर्न क्वार्टरली जमा कर लेना अपनी, हर महीने जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेमेंट आपको टैक्सेस का मंथली करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि रिटर्न क्वार्टरली जमा कर रहे हैं और टैक्सेस मंथली जमा कर रहे हैं, तो टैक्स भी तो मंथली जमा करने के लिए हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा पूरा। तो जब पूरा हिसाब किताब कर लिए तो रिटर्न भी फाइल कर लें, तो ऐसा नहीं है। वहां पे आपको थोड़ा सा एस्टिमेट बेसिस पे टैक्स जमा करने के लिए अलाउ किया जाता है। 2 सिस्टम होता है वो टैक्स पेमेंट करने का भी, वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न या मंथली पेमेंट स्कीम सभी के लिए नहीं होता है। जिनका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ रुपए तक का होता है ना, उन्हीं को क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम दी जाती है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है उनको ये स्कीम नहीं दी जाती है। हाँ, ये स्कीम ऑप्शनल है, ये भी ध्यान रखिए। मान लीजिए मेरा टर्नओवर 2 करोड़ रुपए का है, हम QRMP नहीं लेना चाहते, मत लीजिए। तो QRMP ऑप्शन है कि भाई तुमको दिक्कत होती है महीने महीने रिटर्न जमा करने, तो तुम 3 महीने पे कर लेना, टैक्स हाथों हाथ जमा करते जाओ महीने महीने का, रिटर्न 3 महीने पे कर लेना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो मत लीजिए, QRMP ऑप्शनल है, ठीक है। 5 करोड़ रुपए से ऊपर वालों को तो मिलता ही नहीं है, उनके नीचे वालों के लिए ऑप्शनल है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना कोई बात नहीं भाई। The GST Council also recommended to indefinitely postpone the filing of form of GSTR 2 inward supply and GSTR 3 the monthly return for all normal taxpayer irrespective of turnover। तो GST Council ने डिसाइड किया कि इसको पोस्टपोन कर देते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए, अभी रोक दो, नहीं बताएंगे कौन सी डेट से वापस भी आएगा। Till further announcements were made in this regard। तो इट वॉज इन ब्रीफ इंट्रो कि रिटर्न का सिस्टम कैसा आया, इवॉल्व होते होते इस समय का सिस्टम क्या है। तो इसका एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ किया आज की क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो फिर आज जितनी भी रिटर्न एक्टिव हैं, ठीक है, वो रिटर्न का नंबर क्या है, कौन भरता है, किस पीरियड पे भरना होता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है, ये पूरी बात डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।